हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सीटेट एग्ज़ाम होने को है, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा। थ्योरी को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि थ्योरी में आपका कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की और पियाजे, इन सभी की थ्योरी को अच्छे से करना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें हावर्ड गार्डनर को पढ़ना ही है, और 7 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी होती है उसको भी पढ़ना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीडीपी का टैग वर्ड वीडियो दिया है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो मान के चलिए कि आपका सीडीपी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ साथ सीडीपी के कैसे कैसे टैग वर्ड होते हैं उसके बारे में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे सीडीपी के। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो और अधिक क्वेश्चन लेने की, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग ये पेपर सेट एम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 2 का, और पेपर 1 को भी सॉल्व करेंगे। तो जो भी पेपर 1 के स्टूडेंट हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पेपर 1 भी स्टार्ट कर दूँगी। तो इन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया था, और मुझे लगता है इन सब प्रश्नों में अब आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए, हम लोग आज 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन से तो असर्टेन में दिया है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए, यहाँ पर रीज़न दिया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। रीज़न दिया हुआ है, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंटियल। तो यहाँ पर अगर देखें तो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो आपको अभिकथन और कारण आपने पढ़ लिया, और आप इसमें से बता सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर सेकेंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और फोर्थ है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो फॉल्स तो नहीं है, कुछ तो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है अपने जगह, लेकिन ए जो दिया हुआ है उसकी सही व्याख्या आर में नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और ये जो आपका अधिगम विकार है, जितने भी विकार हैं बच्चों में, जो पढ़ने से संबंधित या फिर किसी काम के करने से संबंधित, यानी कि बॉडी से संबंधित कोई भी यहाँ पर विकार होता है, तो उसको अच्छे से पढ़कर जाइए। इस पर आप देख सकते हैं, अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो पिछला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उस विकार के ऊपर मैंने वीडियो दे दिया है। तो देखिए, यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। मतलब डिसलेक्सिया क्या है, एक इमोशनल है, या फिर ड्रॉ पिक्चर की जो एबिलिटी है उस पर प्रभाव डालता है, या फिर सेकंड है न्यूरोलॉजिकल है, और लिंक साउंड विथ सिंपल, फिर है फिजियोलॉजिकल, सोशलाइज विथ पियर्स, फिर फोर्थ है सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। अब पढ़िए वैकल्प्य या वैफल्य होगा। यहाँ पर डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है आपका तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में। यानी डिसलेक्सिया बेसिकली जो है पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में दिक्कत होती है तो ये विकार है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, प्रतीक चिन्हों को साथ जोड़ने में जो है बच्चे को कठिनाई होती है, और ये एक तंत्रिकीय यानी न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड एंड विथ सिंबल। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन दिया गया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके
सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने के लिए दे। अब देखिए टैग वर्ड अगर आपने नहीं देखा तो फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए याद करना, यहाँ पर ये सब टैग वर्ड में है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, या फिर छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अब देखिए यहाँ तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा, क्योंकि देखिए इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें, यानी जो प्रेजेंट का जो भी यहाँ पर टॉपिक है उस पर रिसर्च करने दें, उनको खुद सीखने के लिए प्रेरित करें और उनको अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर क्या करें, प्रोत्साहित करें। एक तरह से प्रोत्साहित करना हुआ। तो ये जो है जब भी शोध करने की बात आए, खोज करने की बात आए, तो ये जो आपके विकल्प होते हैं वो ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच स्टेज ऑफ कोलवर्क मोरल डेवलपमेंट टू डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलवर्क के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का जो तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो कौन से विकास की कौन सी अवस्था यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि कोलवर्क के सारे स्टेजेस को आपको याद करना है, कोलवर्क की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। तो पहला है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी, थर्ड है हेटेरोनोमस मोरालिटी और फोर्थ ऑप्शन है ऑटोनोमस मोरालिटी, यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है पारंपरिक नैतिकता जो है, यहाँ पर कन्वेंशनल मोरालिटी जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है तो इसलिए यहाँ पर जो है नेगेटिव में ही आंसर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, सेकंड है फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, थर्ड है ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और चौथा है एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉट्स। तो यहाँ पर देखिए विविध दृष्टिकोणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उचित समावेशन का पालन, या विभेदित निर्देश देना, या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो आप देखिए यहाँ पर अगर 15 का है तो 15 का आपको क्या करना है, मैंने कहा था यहाँ पर प्रतिस्पर्धी लोकाचार, यानी एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉस को जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये सही नहीं है, उदाहरण सही नहीं है समावेशी कक्षा के लिए, क्योंकि समावेशी कक्षा एक यहाँ पर बच्चों के को केंद्र में रखकर किया जाता है। बच्चों के लिए क्या सही है उसको ध्यान में रखकर किया जाता है, ना कि शिक्षक को केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पर को देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, जो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन, दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, पहला ऑप्शन है बी और सी होगा, सेकंड है ए और डी होगा, थर्ड है ए बी सी तीनों होगा, या फिर फोर्थ है ए बी डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, आपने ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन होगा आपका, उसके बाद आपका बी ऑप्शन होगा, देन उसके बाद आपका होगा डी ऑप्शन। तो ये जो है तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे।
ए, बी और डी, यानी कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इसमें छात्रों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कैसे वो पढ़ने में है, उनकी एक्टिविटी कैसी है, या फिर टोटल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में होता है, वो पढ़ने में कैसा है, इस तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं। और डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। देख रहे अधिगम है तो यानी एजुकेशन से संबंधित उनका पढ़ाई के प्रति कैसा वो बच्चा है, वो भी इसमें सारा चीज़ दिया होता है पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। देन सेकंड ऑप्शन इज किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। और थर्ड ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। फोर्थ है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सब नेगेटिव वर्ड है एक तरह से। इसीलिए टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टैग वर्ड का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके बाद अगर 18 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रोग्रेसिव से संबंधित बहुत क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। प्रोग्रेस समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा, इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ कर जाएँ। तो देखिए इनके प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। क्या प्राथमिक स्रोत है? अब देखिए नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। थर्ड है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो यहाँ पर जो है अच्छा वर्णन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के लिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन दिया गया है वो सेकंड दिया गया है कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसमें, द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड्स स्कैप फोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब उसको जब आवश्यकता पड़ती है बच्चों को तब आलम्बन प्रदान करता है, यानी स्कैप फोल्डिंग प्रदान करता है। स्कैप फोल्डिंग पता होगा आपको कि थोड़ा सा हिंट दे देना कि हाँ आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, तो इस तरह से हिंट देना, तो ये स्कैप फोल्डिंग प्रदान करता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वही बेस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज, यानी पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो पहला है क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स, सेकेंड है स्ट्रेंथिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी और रीफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना जो है यही आपका यहाँ पर पूछने से इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश, मतलब डिसलेक्सिया क्या है? इमोशनल एक इमोशनल है, या फिर ड्रॉ पिक्चर की जो एबिलिटी है उस पर प्रभाव डालता है, या फिर सेकंड है न्यूरोलॉजिकल है और लिंक साउंड विथ सिंपल, फिर है फिजियोलॉजिकल सोशलाइज विथ पीयर्स, फिर फोर्थ है सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स।
अब पठिए वैकल्प्य या वैफल्य होगा यहाँ पर। डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में। यानी डिसलेक्सिया बेसिकली जो है पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में दिक्कत होती है तो ये विकार है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग प्रतीक चिन्हों को साथ जोड़ने में जो है बच्चे को कठिनाई होती है, और ये एक तंत्रिकीय यानी न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड एंड विद सिंबल। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन दिया गया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने के लिए दे। अब देखिए टैग वर्ड अगर आपने नहीं देखा तो फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए याद करना, यहाँ पर ये सब टैग वर्ड में है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, या फिर छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अब देखिए यहाँ